OSI मॉडल में लेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और जो हमने डिस्कस किया था कि टोटल 7 लेयर्स होती हैं। इसमें सबसे ऊपर जो लेयर है एप्लीकेशन लेयर है, लेयर 7, देन प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। हर लेयर का अपना अपना फंक्शन है, ठीक है। इसमें अब सबसे पहले हम जो एप्लीकेशन लेयर का फंक्शन देखेंगे कि एप्लीकेशन लेयर जो है ये क्या करती है। तो लेयर 7 हमारी एप्लीकेशन लेयर। अब ये इसके फंक्शंस हैं। एप्लीकेशन लेयर इज नॉट application itself. It merely की स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ है, provides an interface for applications to access network या network resources. merely में ये ई आएगा, then network resources. एप्लीकेशन लेयर क्या है? एप्लीकेशन लेयर हमारे OSI मॉडल में सबसे ऊपर की लेयर है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क कम्युनिकेशन जो है वो अपने आप तो होता नहीं है, कोई यूजर जो है वो इनिशिएट करता है, और यूजर भी अगर कोई नेटवर्क कम्युनिकेशन करना चाहता है तो उसके लिए उसको कोई एप्लीकेशन यूज करनी पड़ती है। जैसे अगर आप नेटवर्क पे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो डिपेंड करेगा कि किस तरीके का कम्युनिकेशन करना है, राइट। जैसे अगर आप सपोज यहाँ पे जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लें, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो ये कोई नेटवर्क एप्लीकेशन नहीं है, नहीं। इसको यूज करने के लिए नेटवर्क की या कनेक्टिविटी की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप जो भी टाइप कर रहे हैं ये सब रैम पे जा रहा है, सेव करेंगे तो हार्ड डिस्क पे सेव हो जाएगा, राइट। यहाँ अगर इसमें आप कुछ ओपन करते हैं तो जो भी फाइल आप ओपन करेंगे वो आपकी हार्ड डिस्क से ओपन होगी, है ना। तो इसमें कोई नेटवर्क कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। तो हर एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन लेयर को कांटेक्ट नहीं करती है। कोई भी एप्लीकेशन अगर नेटवर्क पे डेटा भेजना चाहती है तो किसको कांटेक्ट करेगी? एप्लीकेशन लेयर को, कि मेरा डेटा जो है वो नेटवर्क पे भेजो, राइट। तो जैसे आपने ब्राउजर ओपन किया, ब्राउजर जो है एक नेटवर्क एप्लीकेशन है, लेकिन ब्राउजर में भी अगर आप ब्राउजर पे कोई टैब ओपन करें और यहां पे जाके लिखें सपोज आप google.com, तो ब्राउजर को पता है कि google.com जिस रिसोर्स को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं ये नेटवर्क पे है, तो ये क्या करेगा? ये एप्लीकेशन लेयर को कांटेक्ट करेगा और उसको बोलेगा कि मेरी रिक्वेस्ट जो है वो भेजो। बात समझ में आ रही है? लेकिन ब्राउजर में भी अगर आप इसमें ओपन का ऑप्शन दिख नहीं रहा हमें, जैसे आपकी सपोज हार्ड डिस्क पे जैसे ये HTML पेजेस पड़े हुए, अब वेबसाइट जो HTML पेजेस पे होती, तो अगर हम ये HTML पेज यहाँ से किसी ब्राउजर में ओपन करें, ओपन विद से ओपेरा, तो ये पेज खुल गया। लेकिन ये पेज कहाँ है? ये नेटवर्क पे थोड़ी है, तो आपकी हार्ड डिस्क पे, ठीक है। तो इस डेटा को एक्सेस करने के लिए भी नेटवर्क की जरूरत नहीं है। मतलब इस केस में ब्राउजर एप्लीकेशन लेयर को कांटेक्ट नहीं करेगा। आप जो हमारी हार्ड डिस्क पे उससे एप्लीकेशन लेयर से कोई मतलब नहीं। मतलब आपको दो बातें इसमें समझनी है। पहली बात ये कि हर एप्लीकेशन नेटवर्क पे कम्युनिकेशन नहीं करती है। एप्लीकेशंस दो तरह की होती हैं, एक होती है जिसको हम कहते हैं नेटवर्क एप्लीकेशन या नेटवर्क अवेयर एप्लीकेशन, जो नेटवर्क पे कम्युनिकेशन कर सकती है। दूसरी एप्लीकेशन जो नेटवर्क पे कम्युनिकेशन नहीं करती, जैसे वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, MS पेंट हो गया, नोट पैड, वर्ड पैड, है ना, ये सब लोकल डिस्क पे काम करते हैं, इनका नेटवर्क से कोई मतलब नहीं है। कुछ एप्लीकेशन ऐसी जो नेटवर्क पे कम्युनिकेशन करती हैं, जैसे आपके ब्राउजर्स हो गए, स्काइप हो गया, है ना, या VNC आप यूज कर रहे हो, इस तरह की जो एप्लीकेशन ही नेटवर्क पे कम्युनिकेशन करती हैं। लेकिन उसमें भी जरूरी नहीं कि वो हमेशा एप्लीकेशन लेयर को कांटेक्ट करें। जब आप ब्राउजर पे कोई ऐसा रिसोर्स एक्सेस कर रहे हैं जो नेटवर्क पे अवेलेबल है, तो वो एप्लीकेशन लेयर को कांटेक्ट करेगी। तो इसमें जो बात समझनी है आपको वो ये कि जो एप्लीकेशन लेयर है वो खुद कोई एप्लीकेशन नहीं है,
एप्लीकेशन लेयर एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन लेयर जो है वो एप्लीकेशंस को एक इंटरफेस दे रही है, उस इंटरफेस के थ्रू आपके सिस्टम पे जो नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं वो नेटवर्क रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। हम्म जैसे आप किसी ऑफिस में सपोज जाइए, ऑफिस में आपको किसी तरीके का कोई काम है, तो वहाँ रिसेप्शन है, रिसेप्शन का एक इंटरफेस है जहाँ पे जाके आप अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि भाई मुझे इस ऑफिस में ये काम है। तो एप्लीकेशन लेयर वो इंटरफेस दे रही है, मतलब अगर कोई काम आपको कराना है नेटवर्क पे तो किसी को तो कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो आप किसको कांटेक्ट करेंगे? आप कांटेक्ट करेंगे एप्लीकेशन लेयर को। मतलब यूजर जो है वो एप्लीकेशन यूज करता है, जैसे हम यूजर हैं तो हम ब्राउजर यूज कर रहे हैं। ब्राउजर मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन लेयर को कांटेक्ट करेगी कि मेरा डेटा जो है नेटवर्क पे भेजो। ठीक है। सेकंड पॉइंट फिर इसमें आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटेंडेड कम्युनिकेशन पार्टनर एंड इट्स ऑथेंटिकेशन। इंटेंडेड का मतलब जिससे आप करना चाहते हैं। एप्लीकेशन लेयर ये देखती है कि आप जिससे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, जिस पार्टनर से, जैसे आप गूगल को एक्सेस करना चाह रहे हो तो आप गूगल से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, या फेसबुक के वेब सर्वर से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, या स्काइप पे आप किसी से चैट करना चाहते हैं, तो जिससे आप चैट करना चाहते हैं, राइट, तो वो आपका जो कम्युनिकेशन पार्टनर है वो अवेलेबल है कि नहीं है, पहली चीज। दूसरी, उसकी आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन कि आप जिससे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो वही है या नहीं है, ठीक है। और तीसरा, अगर इसमें ऑथेंटिकेशन होना है तो ऑथेंटिकेशन का काम, यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये भी एप्लीकेशन लेयर का काम है कि आप जिससे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो इंटेंडेड कम्युनिकेशन पार्टनर जो है वो अवेलेबल है कि नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो उसके आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन का काम भी एप्लीकेशन लेयर करेगी। तीसरा, responsible for ensuring that sufficient network resources are available for network communication या availability of required network resources। एप्लीकेशन लेयर ये देखती है कि आप जो नेटवर्क कम्युनिकेशन करना चाहते हैं उसके लिए आपकी मशीन पे सफिशिएंट नेटवर्क रिसोर्सेज है कि नहीं है, जो आपकी मशीन पे लैन कार्ड लगा है कि नहीं लगा है ना। आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो नेटवर्क रिसोर्सेज की जरूरत है, लैन कार्ड है कि नहीं, उसका ड्राइवर इंस्टॉल है कि नहीं, या आपकी मशीन पे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक जो है वो इंस्टॉल्ड है कि नहीं, है ना। ये चीजें चेक करने का काम भी एप्लीकेशन लेयर का है। ऊपर की देखो जो 3 लेयर्स हैं, इनमें बहुत ज्यादा समझने या उसके लिए नहीं है, नीचे की लेयर्स पे ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस मोटा मोटा फंक्शन है और कुछ नहीं है एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक। अब एप्लीकेशन लेयर पे क्या होता है एक्चुअली में, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जो ओएसआई मॉडल था ये सिर्फ रेफरेंस पर्पज से यूज होता है, इसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन नहीं है। जो एक्चुअली में मॉडल इंप्लीमेंटेड है वो टीसीपी आईपी मॉडल है। ओएसआई मॉडल जो है इसमें टोटल 7 लेयर्स हैं, टीसीपी आईपी मॉडल में सिर्फ 4 लेयर्स हैं, 4 लेयर्स, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ आपको इनकी मैपिंग, हालांकि हम टीसीपी आईपी मॉडल जो है वो आगे पढ़ेंगे। ये कुछ इस तरह की मैपिंग है। इधर ओएसआई मॉडल है आपका, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में टीसीपी आईपी मॉडल है। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। टीसीपी आईपी मॉडल में सिर्फ 4 हैं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है। लेकिन इनकी मैपिंग्स है, मैपिंग किस तरीके से है? ओएसआई मॉडल में एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ये तीनों लेयर्स जो काम करती हैं, टीसीपी आईपी मॉडल में इन तीनों लेयर्स का काम मिला के सिर्फ एप्लीकेशन लेयर करती है, मतलब तीनों को कंबाइन करके एक सिंगल लेयर बना दी उन्होंने, ठीक है। देन यहाँ पे जो काम ट्रांसपोर्ट लेयर कर रही है वहां पे भी ट्रांसपोर्ट लेयर वही काम कर रही है। यहाँ पे जो काम नेटवर्क लेयर करती है वहां पे हम उसको इंटरनेट लेयर कहते हैं, और यहाँ पे डेटा लिंक और फिजिकल जो काम कर रही है वहां पे इसके लिए नेटवर्क एक्सेस लेयर है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है कि एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है, आपको एप्लीकेशंस या सर्विसेज से कनेक्ट करना, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एप्लीकेशंस या सर्विसेज कई तरह की हो सकती हैं। जैसे रियल लाइफ में सपोज करिए कि आप कई तरह की सर्विसेज एक्सेस करते हैं, जैसे बैंक एक तरह की सर्विस दे रहा है ना, कि आप वहां पे अपने मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। पासपोर्ट ऑफिस एक दूसरी तरह की सर्विस दे रहा है ना। या आपका जो से वो है एलपीजी वाले हैं वो एक दूसरी तरह की सर्विस दे रहे हैं। जो इंश्योरेंस वाले हैं वो एक दूसरी तरह की सर्विस दे रहे हैं।
नहीं, आपकी जो से क्या उसको कहते हैं, आपके जो ऑटोमोबाइल वाली एजेंसीज है वो एक दूसरी तरह की सर्विस दे रहे हैं, अलग अलग तरह की सर्विसेज है ना। तो अलग अलग तरह की सर्विसेज को अवेल करने का, एक्सेस करने का तरीका भी अलग है। बैंक में अकाउंट खुलवाना हो तो अलग तरीके से करेंगे, है ना, बैंक अलग पर्पज से बने। पासपोर्ट आपको बनवाना हो तो अलग तरीके से करेंगे, है ना, और पासपोर्ट का भी पर्पज अलग है। तो वैसे नेटवर्क कम्युनिकेशन जो है उसमें भी अलग अलग तरह की सर्विसेज है। जैसे वेबसाइट्स देखनी है तो ये एक तरीके का नेटवर्क कम्युनिकेशन है ना, आप ब्राउजर पे HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू वेबसाइट्स देख लेते हैं, ठीक है। स्काइप अगर यूज कर रहे हैं तो वो दूसरे तरीके का नेटवर्क कम्युनिकेशन है चैटिंग के लिए, वहां वेबसाइट्स वाला कोई मतलब ही नहीं है, राइट। ऐसे ही ब्राउजर बेस्ड FTP होता है, FTP का पर्पज अलग है, वो फाइल ट्रांसफर के लिए होता है। ऐसे टेलनेट या SSH होता है, उसका पर्पज अलग है, वो रिमोट लॉगिन के लिए होता है कि किसी मशीन पे रिमोटली लॉगिन करके उस पर कमांड्स रन करना। तो नेटवर्क कम्युनिकेशन भी अलग अलग तरह के हैं, ठीक है। और अलग अलग तरह की कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे आपको वेबसाइट्स एक्सेस करनी है तो उसके लिए HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल यूज होता है। फाइल ट्रांसफर करना है तो उसके लिए FTP प्रोटोकॉल यूज होता है। हम्म? ऐसे ही आपको स्काइप जैसे यूज कर रहे हैं तो स्काइप अलग प्रोटोकॉल यूज करता है, अलग पोर्ट नंबर यूज करता है। टेलनेट आप करते हैं तो टेलनेट खुद ही अपने आप में एक दूसरा प्रोटोकॉल है ना। तो अलग अलग तरह की सर्विसेज के लिए अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स क्या, सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। HTTP प्रोटोकॉल ये डिफाइन करता है कि वेबसाइट्स को अगर एक्सेस करना हो तो रिक्वेस्ट किस फॉर्मेट में भेजी जाएगी, रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में आएगा। हाँ, ऐसे ही FTP प्रोटोकॉल डिफाइन करता है कि FTP में फाइल ट्रांसफर होना है तो उसमें ऑथेंटिकेशन कैसे आएगा, उसमें रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे, उसका रिस्पॉन्स कैसे आएगा। तो सबके अपने अपने रूल्स हैं और सेट ऑफ रूल्स को ही हम प्रोटोकॉल कहते हैं, जहां पे ये डिफाइंड है कि ये पर्टिकुलर इस टाइप का नेटवर्क कम्युनिकेशन कैसे होगा, है ना। जैसे बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो उसका अपना प्रोसेस है, रूल्स है ना, कि भाई ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए होंगे, राइट, इतना मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। पासपोर्ट में दूसरे रूल्स हैं कि ये फॉर्म भरेंगे, वहां पे ये वेरिफिकेशन होगा, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, इतनी फीस लगेगी, है ना, अलग अलग वो है। तो नेटवर्क कम्युनिकेशन में भी अलग अलग तरह के नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, राइट। तो जब हम TCP/IP मॉडल पढ़ेंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है जो सर्विसेज दे रहे हैं, एक खास तरह की सर्विस, ठीक। तो ये जो फंक्शंस थे आपके एप्लीकेशन लेयर के फंक्शंस थे, ठीक है। एक तो इंटरफेस प्रोवाइड करना एप्लीकेशंस को ताकि वो नेटवर्क रिसोर्सेज एक्सेस कर सकें। दूसरा, जिससे आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं उसकी अवेलेबिलिटी और आइडेंटिटी को वेरीफाई करना। और तीसरा ये चेक करना कि नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं। सेकंड फिर आपकी प्रेजेंटेशन लेयर है, लेयर नंबर 6। प्रेजेंटेशन लेयर के फंक्शंस क्या है, इस लेयर को हम सिंटैक्स लेयर भी कहते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर को सिंटैक्स लेयर, सिंटैक्स क्या होता है, जैसे कोई सेंटेंस का उसका सिंटैक्स एक सिंबल टाइप का। सिंटैक्स का मतलब एक काइंड ऑफ रूल, किसी चीज को लिखने का या किसी चीज को कहने का एक रूल। जैसे इंग्लिश में जो ग्रामर है, ग्रामर उसका सिंटैक्स है। एक सेंटेंस अगर लिखा जाएगा तो उसमें पहले नाउन प्रोनाउन आएगा, है ना, फिर आपका वर्ब आएगा, फिर उसका फलाना फलाना जो भी है, ऑक्सिलरी वर्ब, देन मेन वर्ब, इस तरह की चीजें। बात समझ में आ रही है। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू कोचिंग, आई एम गोइंग टू मुंबई। तो इसको एम आई तो लिख नहीं देंगे, एम आई कर देंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। सिंटैक्स लिखने का तरीका कि कैसे लिखा जाएगा, फॉर्मेट क्या होगा लिखने का। तो इसलिए इसको सिंटैक्स क्लियर कहते हैं, क्योंकि ये जो मैसेज आप भेजते हैं उसका सिंटैक्स डिफाइन करती है कि मैसेज जो है वो किस फॉर्मेट में भेजा जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा, अभी और डिस्कस करेंगे। तो प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रेजेंट डेटा इन ए फॉर्मेट विच द डेस्टिनेशन डिवाइस अंडरस्टैंड्स। प्रेजेंटेशन लेयर जो है इसका फंक्शन या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये डेटा को उस फॉर्मेट में प्रेजेंट करे जो फॉर्मेट डेस्टिनेशन डिवाइस समझता है। ये बात मैंने आपसे कल कही थी ट्रांसलेशन वाली, कि सपोज मैं जो हूं पंजाबी बोलता हूं, आप कन्नड़ समझते हैं, ठीक है, तो मैं पंजाबी में एक चिट्ठी लेके आपको भेज दूं तो आप पढ़ तो पाएंगे नहीं, समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर देखेगी कि भाई आप कन्नड़ समझते हैं तो पंजाबी को कन्नड़ में ट्रांसलेट करके आपको देगी, राइट। ये इस तरीके का काम है इसका, ट्रांसलेशन का। डेस्टिनेशन डिवाइस जिस फॉर्मेट में डेटा को अंडरस्टैंड करता है वो डेटा उसको उस फॉर्मेट में डिलीवर करना। थर्ड इज डेटा फॉर्मेटिंग एंड कोड ट्रांसलेशन हैपेंस हियर।
डेटा की जो फॉर्मेटिंग है या कोड ट्रांसलेशन का काम है वो यहाँ पे होता है, इस लेयर पे, प्रेजेंटेशन लेयर पे। डेटा फॉर्मेटिंग का मतलब है, देखो जैसे अगर आप नोटपैड यूज करें तो नोटपैड जो होता है इसमें फॉर्मेटिंग नहीं होती है। इसमें आप नोटपैड में जो भी टाइप करें, जैसे आपने लिखा से टुडे इज वेडनेसडे, तो यहाँ पे बोल्ड इटैलिक ये सब नहीं चलता है, नहीं होता है नोटपैड में, नहीं होता। आप किसी को अंडरलाइन नहीं कर सकते हैं, बोल्ड नहीं कर सकते हैं, इटैलिक नहीं कर सकते हैं, हाँ, या किसी वर्ड का कलर चेंज नहीं कर सकते हैं। जी सर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट है, प्योर टेक्स्ट और कुछ नहीं है। लेकिन यही अगर आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करें तो यहाँ पे है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा से टुडे इज वेडनेसडे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे किया कि भाई वेडनेसडे जो है, अब ये टेक्स्ट है प्योर, अब इस पे जो हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं कि भाई वेडनेसडे जो है इसको हम अंडरलाइन करेंगे, है ना, या टुडे जो है इसको हम बोल्ड करेंगे। बात समझ पा रहे हैं? ये क्या है, दिस इज फॉर्मेटिंग, ये फॉर्मेटिंग है ना। तो इसमें अब ये तो यहाँ की बात होगी वर्ड की, तो दो चीजें हुई, एक हुआ टेक्स्ट और दूसरा उस टेक्स्ट पे आपने क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, किसको अंडरलाइन करना है, किसको बोल्ड करना है, किसको ब्लैक कलर में दिखाना है, किसको रेड कलर में, दिस इज फॉर्मेटिंग। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, जब वो डेस्टिनेशन डिवाइस पे डेटा डिलीवर करती है, तो जो डेटा डिलीवर करती है उस पर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करके डिलीवर करती है। टेक्स्ट अलग जाता है, उसकी फॉर्मेटिंग की इंफॉर्मेशन अलग जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो वो होता है आपका HTML कोडिंग। जैसे आप ये वेब पेज देख रहे हैं, इस वेब पेज में आप देखो यहाँ पे ये सेशन लेयर जो लिखा है इसका साइज थोड़ा बड़ा है, इसके नीचे जो टेक्स्ट लिखा है इसका साइज थोड़ा छोटा है ना, है ना। अब इसकी अगर आप कोडिंग देखो, किसी भी आप HTML पेज पे राइट क्लिक करो तो इसमें आता है व्यू पेज सोर्स। तो पेज सोर्स में HTML जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर ये है तो सब जगह ही इसमें, लेकिन हम जो देखना चाह रहे हैं या इसी में देखो, इसी में समझाता हूं। जैसे ये यहाँ पे एक पैराग्राफ है, ये व्हेन ए क्लाइंट मेक्स ए क्वेरी फलाना फलाना, है ना, ये एक पैराग्राफ है कि ब्राउजर पे ये टेक्स्ट दिखाना है। लेकिन इस टेक्स्ट को दिखाने के लिए इसके ठीक पहले देखो यहाँ पे ये इसकी फॉर्मेटिंग की इंफॉर्मेशन है, ये वाली, ठीक है। जहां पे ये पी का मतलब होता है कि ये एक पैराग्राफ है। स्टाइल में उन्होंने कहा कि ये जब टेक्स्ट दिखाया जाएगा, मार्जिन टॉप मतलब ऊपर से कितना मार्जिन लेना है, तो ऊपर से 0.49 सेंटीमीटर की जगह छोड़ो, ठीक है। मार्जिन बॉटम नीचे से कितना मार्जिन छोड़ना है, नीचे 0.49 सेंटीमीटर की जगह छोड़ो। बात समझ में आ रही है? इसमें वो भी होगा बोल्ड इटैलिक या H1 हेडिंग्स होती हैं, मतलब टेक्स्ट अगर बड़ा दिखाना है तो H1 या H2 या H3 H4 इस तरीके से, H1 से लेके H6 तक 6 हेडिंग्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स की। बात समझ रहे मेरी? तो सर्वर पे जो HTML पेज होते हैं वो इस फॉर्म में स्टोर होते हैं। मतलब जब एक HTML पेज डिजाइन किया जाता है तो ऐसा होता है जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये आपके ब्राउजर पे डिलीवर होता है तो वो आपको ऐसा दिखता है। बात समझ पा रहे हैं? मतलब यहाँ पे जो टेक्स्ट है या जो डेटा है वो तो है ही, साथ में ये भी लिखा है कि जब इसको डिस्प्ले कराना है तो किस तरीके से डिस्प्ले कराना है। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, इस टेक्स्ट पे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करके आपको डिलीवर करती है, तो आपको ये ऐसा दिखाई पड़ता है। बात समझ पा रहे हैं ना, कि जो सर्वर से डेटा आ रहा है वो ऐसा है, इस तरीके का, लेकिन जब ब्राउजर पे डिस्प्ले हो रहा है वो, तो प्रेजेंटेशन लेयर उसको आपके टेक्स्ट पे या कोड पे फॉर्मेटिंग की इंफॉर्मेशन अप्लाई करके फिर उसको डिलीवर करती है, राइट। तो फॉर्मेटिंग और कोड ट्रांसलेशन इसमें नहीं है, कोड ट्रांसलेशन मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है। देन कैन प्रोवाइड एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सर्विस। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है, कोई आइडिया? सर किसी चीज को एनक्रिप्ट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कम करना। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो है सिक्योरिटी का एक मेजर है, सिक्योरिटी से। जैसे सपोज करिए कि मैंने एक जैसे आर्मी वगैरह में भी होता है कम्युनिकेशन में, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन मतलब जो हम डेटा भेज रहे हैं उसको नॉर्मल नहीं भेज रहे हैं, छुपा के भेज रहे हैं, कोडेड फॉर्म में, सीक्रेट फॉर्म में।
जैसे सपोज करिए कि मैं किसी को ये भेजना चाहता हूं कि मेरे एटीएम का जो पासवर्ड है वो 1234 है, ठीक है। अब अगर ये मैं प्लेन टेक्स्ट में लिख दूं, है ना, मतलब सपोज करो कि ये अपनी एटीएम का पासवर्ड मैं किसी को बताना चाहता हूं, तो मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में लिखा कि मेरे एटीएम का पासवर्ड 1234 है, पोस्ट कर दी। अब रास्ते में कोई चिट्ठी खोल के पढ़ ले तो पढ़ लेगा ना कि 1234 है मेरे एटीएम का पासवर्ड। तो ये तो प्लेन टेक्स्ट कम्युनिकेशन हुआ। अब इसको सिक्योर कैसे करें? सिक्योर करने के लिए हम इसको कोडेड फॉर्म में भेज सकते हैं। कोडेड फॉर्म में भेजने में क्या होगा, हम इधर से कोडेड फॉर्म में भेजेंगे, उधर उसको डिकोड कर लेगा। जैसे हमने कहा कि हम जो लिखेंगे डेटा, उसमें हम एक मेथड यूज करते हैं कि सपोज हम जो लेटर है उसको उसके नेक्स्ट लेटर से, या जो डिजिट है उसको उसके नेक्स्ट डिजिट से रिप्लेस कर देंगे। मतलब अगर मेरा पासवर्ड 1234 है तो उसको 2345 लिखूंगा, नेक्स्ट वाला 1 को 2 लिखूंगा, 2 को 3 लिखूंगा, ये हमारा कोड है। तो मैं एक्चुअल जो था एटीएम का पिन वो 1234 था, लेकिन मैंने क्या लिख के भेजा 2345, और जब उसको मिला तो ये क्या हुआ, ये एनक्रिप्शन हुआ कि 1234 को मैंने 2345 बना के भेजा, और वो उधर उसको डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट करने के लिए उल्टा मेथड कि हर डिजिट को उसकी पहली वाली डिजिट से रिप्लेस कर दो, तो वो 2 को 1 बना लेगा, है ना, तो वो 2345 को 1234 करके पढ़ लेगा। अब बीच में अगर किसी ने मेरी चिट्ठी खोली तो उसको क्या दिखेगा 2345, ठीक है। तो वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। डिक्रिप्ट करने के लिए उसको पता होना चाहिए कि हमने मेथड क्या यूज किया है, समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से अगर सिक्योर कम्युनिकेशन करना है, सिक्योर कम्युनिकेशन कई जगह आप यूज करते हो। जैसे आप नेट बैंकिंग यूज कर रहे हो तो वहां पे आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल रहे हो, या ऑनलाइन आप कहीं पे कुछ परचेज कर रहे हो, अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल रहे हो। अब इंफॉर्मेशन नेटवर्क पे जा रही है, प्लेन टेक्स्ट में नेटवर्क पे डेटा कैप्चर हो सकता है, ठीक है। तो अगर नेटवर्क पे आपका डेटा कोई कैप्चर करे तो पढ़ लेगा कि भाई आपकी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर क्या है, आपका नेट बैंकिंग का पासवर्ड क्या है, राइट। तो इसको एनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजा जाना चाहिए। इसी वजह से आप देखो कि जहां पे भी सिक्योर साइट्स होती हैं, मतलब जहां पे आप इस तरीके का ट्रांजैक्शन करते हो, जैसे सपोज अगर आप ओपन करो नेट बैंकिंग या कोई भी नेट बैंकिंग .hdfc बैंक, ये कहाँ गया, नेट बंद गया, चल तो रहा है। ये तो इसमें तो इसके आगे HTTP नहीं है, ये HTTPS है। जिन साइट्स के नाम के आगे प्रोटोकॉल में HTTPS लगा होता है वो साइट सिक्योर होती हैं। यहाँ पे ये ताला देख रहे हो बन के आ रहा है, इसको पैडलॉक कहते हैं। तो यहाँ पे ये बन के आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो साइट है सिक्योर है, यहाँ पे आप जो भी इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगी। मतलब कई सारी चीज में ऑथेंटिकेशन भी है, आइडेंटिफिकेशन भी है ना, कई सारी चीजें। नॉर्मल अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करो, जैसे हमारी अपनी वेबसाइट है 7analytic.in, ये HTTP पे चल रही है, इसमें कोई पैडलॉक बन के नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी साइट पे ऐसा कोई डेटा नहीं है जो हमें छुपा के भेजना है। हम आपसे आपका यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांग रहे हैं, आपकी ऐसी कोई डिटेल यहाँ पे नहीं मांगते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की सर्विस आपको चाहिए तो वो हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर ये फीचर आपको दे सकती है, अगर चाहिए तो, ठीक है। तो अगर आप ये यूज करेंगे तो सोर्स डिवाइस जो है वो एनक्रिप्शन करेगा, डेस्टिनेशन डिवाइस डिक्रिप्शन करेगा। इसी तरीके से प्रेजेंटेशन लेयर जो है आपको कंप्रेशन डिकम्प्रेशन के भी फीचर देती है। डेटा जो है अगर आप उसको भेज रहे हैं तो आप उसको कंप्रेस करके भेज सकते हैं, डेस्टिनेशन डिवाइस उसको डिकम्प्रेस कर लेगा। ये क्या है कंप्रेशन डिकम्प्रेशन? जैसे मान लीजिए कोई लेंथी चीज है तो उसको कंप्रेस करके मतलब उसका साइज कम कर लेना। नो आइडिया। विनजिप विनरार ये सब कभी यूज नहीं किया, नहीं यूज किया। जैसे सपोज आपको कोई फाइल भेजनी है किसी को, अब उस फाइल का साइज ज्यादा है, फाइल जो है सपोज करिए 10 MB की है, ठीक है। अब तो गूगल ने बढ़ा दिया, 25 MB की देता है आपको अटैचमेंट, या गूगल ड्राइव से आप और बड़ा भेज सकते हैं। लेकिन पहले क्या था कि 10 MB की लिमिट होती थी,
तो जो फाइल है मैं भेजनी, अगर वो 15 MB की है तो कैसे भेजें उसको? तो कंप्रेस करने से साइज जो है वो छोटा हो जाता है, लेकिन कंप्रेशन में भी हर फाइल का साइज छोटा नहीं होता है। ज्यादातर टेक्स्ट फाइल्स जो होती हैं उनका साइज आप रिड्यूस कर सकते हैं कंप्रेशन के थ्रू। जैसे अब यहाँ पे कोई बड़ी फाइल दिखे तो या बड़ी फाइल बना लो, Ctrl+A Ctrl+C। अब जितना ज्यादा डेटा लिखेंगे किसी फाइल में उसका साइज बढ़ता जाएगा। कितने पेज हो गए भाई? 3380 पेज है अब इसमें। ठीक है, अब ये फाइल अगर हम सपोज सेव करें, सेव एज, इसको हमने सपोज डेस्कटॉप पे सेव किया फाइल को, टुडेज वेडनेसडे डॉट डॉक। कोई ज्यादा काम दे दिया हमने। हो गई। ये फाइल है, इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो ये 4.76 MB की फाइल है। ठीक है, तो इसका साइज, अब इसी को अगर हम कंप्रेस करें तो अगर आपके सिस्टम पे आपने WinRAR या WinZip इंस्टॉल कर रखा हो तो हम इस पे राइट क्लिक करें तो इसमें ऑप्शन आता है आपको ऐड टू आर्काइव या ऐड टू टुडे इज वेडनेसडे डॉट रार, या आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। आप जाके ये जो सॉफ्टवेयर है WinRAR का, इसको ओपन कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे हम गए भाई, क्या दिखा रहा है उस फाइल में, ब्राउज कर लो आप अपनी फाइल। हमारी फाइल जो है वो डेस्कटॉप दिखाएगा ये। ये नहीं, वो वाली नहीं है, ये उसकी बैकअप फाइल है वो। ये आ रही नीचे टुडे इज वेडनेसडे, तो हमने किया ऐड फाइल टू आर्काइव। इसकी फाइल को ऐड करके हम एक रार फाइल बनाना चाहते हैं, एक आर्काइव बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या देना, नाम इसका कुछ भी दे दो। नाम मान लो हमने इसको यही दे दिया टुडे इज वेडनेसडे, या सपोज हमने इसको दे दिया से फाइल 1 डॉट रार। ठीक है, और ये आप बनाओगे कहाँ पे? यहीं पे बनेगी शायद, डेस्कटॉप पे ही। ओके, फाइल एक्चुअली खुली हुई है इसलिए दिक्कत कर रहा है, बंद कर देते हैं। ऐड फाइल 1 डॉट रार हो गई। अब यहाँ पे साइज देखो कि ओरिजिनल फाइल आपकी जो थी ये 4 MB से ऊपर थी। अब ये जो रार फाइल बनी है इसकी प्रॉपर्टीज देखो, 645 KB। है ना, मतलब ये फाइल कभी कंप्रेस होगी, मतलब हम क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल फाइल जैसे हमने डिलीट कर दी तो हमारी जो फाइल है वर्ड वाली वो इसके अंदर है, रार फाइल के अंदर। तो रार अगर हम ओपन करें इस तरीके से अपना जो आर्काइव है, इसके अंदर ये फाइल पड़ी है। अब इसको हम जैसे पहले ऐड करके रार के अंदर डाला था, अब इसको बाहर निकालने के लिए आ रहा है एक्सट्रैक्ट, ऐड के ठीक बगल में। तो एक्सट्रैक्ट कहाँ करना है, जहां पे भी आप करना चाहो। ठीक है, तो यहीं पे जा रहा है, ये जाने दो। ओके, डेस्कटॉप पे
तो यहाँ पे फोल्डर बनाया इसने file1 नाम से, इसके अंदर आपकी ओरिजिनल फाइल आ गई 4 MB वाली। तो जब हमने rar के अंदर डाला तो हुआ कंप्रेशन, जब बाहर निकाला तो ये हुआ डीकंप्रेशन। तो कंप्रेशन से हम साइज रिड्यूस करते हैं, डीकंप्रेशन से उसको वापस ले आते हैं। तो अगेन आप नेटवर्क पे जो डेटा भेजना चाह रहे हो, अगर आप उसको कंप्रेस्ड फॉर्मेट में भेजना चाह रहे हैं तो ये काम हम प्रेजेंटेशन लेयर पे कर सकते हैं कि आपको कंप्रेशन डीकंप्रेशन की सर्विस दे रही है। सोर्स डिवाइस पे कंप्रेशन होगा, साइज रिड्यूस करके भेजेंगे, डेस्टिनेशन डिवाइस उसको डीकंप्रेस करके फाइल वापस ले आएगा, डेटा वापस ले आएगा अपनी नॉर्मल फॉर्म में। जैसे अभी कंप्रेस आपने जो फाइल की तो आप अपने कंप्यूटर से मेरे पीसी पे ले सकते हैं, मतलब आपके PC ये तो हम अगेन जैसे मैंने बोला ना कि कुछ एप्लीकेशंस हैं जो नेटवर्क पे काम करती हैं, कुछ लोकल सिस्टम पे। जब हमने WinRAR यहाँ पे यूज किया तो उसमें कोई नेटवर्क कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। हम एक एग्जांपल से मैंने समझाया, जैसे WinRAR कंप्रेशन कर रहा है, फाइल का साइज छोटा कर दे रहा है, और WinRAR ही उसको डीकंप्रेस कर दे रहा है। अब ये काम नेटवर्क कम्युनिकेशन में WinRAR नहीं करेगा, ये काम प्रेजेंटेशन लेयर करेगी। कि आप नेटवर्क पे जो डेटा भेज रहे हैं, डेटा भेजने का मतलब जैसे नेटवर्क पे आप किसी से चैट कर रहे हैं, आपने कोई लंबा सेंटेंस लिखा है ना, तो उसको कंप्रेस्ड फॉर्म में भेज रहा है। या आप जैसे कोई वेब पेज ओपन करना चाह रहे हैं, वेब पेज बहुत बड़ा है, जैसे ये वाला वेब पेज आपने भी देखा, ये बहुत लंबा वेब पेज था। कहाँ गया ये वाला, ये अब इसमें बहुत सारा डेटा ना, ये इतना इतना टेक्स्ट है, बहुत सारा है, तो इसका साइज बड़ा है। तो सर्वर जब ये डेटा आपकी मशीन की तरफ भेजेगा तो कंप्रेस करके भेजेगा, आपकी मशीन पर जब रिसीव होगा तो ये डीकंप्रेस करके निकाल लिया जाएगा डेटा बाहर। तो इसके लिए WinRAR नहीं यूज हो रहा है, ये कंप्रेशन डीकंप्रेशन प्रेजेंटेशन लेयर करेगी अपने मेथड से, है ना। तो ये फीचर भी आपको यहाँ पे मिलती है। देन फाइनली इसमें स्पेसिफाइज स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स फॉर वेरियस डेटा टाइप्स। प्रेजेंटेशन लेयर जो ये फॉर्मेट्स डिफाइन करती है कि अलग अलग तरह के डेटा को भेजने के लिए कौन से फॉर्मेट्स जो है वो यूज किए जा सकते हैं, राइट। तो डेटा जो है वो उन्हीं स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में भेजा जाता है। जैसे ब्राउजर की अगर बात करें तो उसको हम कहते हैं माइम टाइप्स, ठीक है। जैसे आप किसी को इमेज भेजना चाहते हैं, ठीक है, नेटवर्क कम्युनिकेशन में हम इमेज भेजना चाह रहे हैं, और इमेज जो है जैसे ब्राउजर पे इमेजेस डिस्प्ले हो रही हैं, जब आप वेबसाइट देख रहे हैं तो उसमें वीडियोस भी दिखते हैं, या वेबसाइट पे आपको इमेजेस भी दिखती हैं। तो इमेज का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं, BMP है, JPG है, टिफ है, जिफ है, PNG है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं कि अगर इमेज भेजनी है तो इन्हीं फॉर्मेट्स में भेजी जाए। तो फॉर्मेट्स की डेफिनेशन है, मतलब बनाने को हो सकता है कि हम अपनी कोई एक से उसकी क्या उसको कहना चाहिए, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर हम अपना बना लें खुद का कोई। बात समझ पा रहे हैं, जो इमेजेस हैं वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में ही तो बन रही हैं, फोटोशॉप है ना, या MS पेंट है, या कोरल ड्रॉ है, राइट। तो अब हमने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसमें हमने अपना कोई नया फॉर्मेट डिफाइन कर दिया, कि हम जो इमेजेस बनाएंगे उसका एक्सटेंशन .lko होगा, image1.lko, राइट। तो ये फॉर्मेट कौन समझता है, ये तो मैं समझता हूं या मेरा सॉफ्टवेयर समझता है, ये इंटरनेट पे दूसरा कोई थोड़ी समझेगा। तो ये ब्राउजर पे डिस्प्ले नहीं होगी इमेज। ब्राउजर पे अगर इमेजेस डिस्प्ले करनी है तो उनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड्स डिफाइंड है यहाँ पे, प्रेजेंटेशन लेयर में सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है कि डिफरेंट डेटा टाइप्स जो है उनके लिए कौन से फॉर्मेट यूज किए जाने चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स हैं कि टेक्स्ट है तो TXT हो, डॉक हो, RTF हो, है ना। इमेज है तो JPG, BMP, PNG, GIF, TIFF ये सब होनी चाहिए। वीडियो है तो AVI, MP4, FLV, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं। ऑडियो में MP3, वेव, ठीक है। और इसी में जो फाइनल हमने लिखा है एनकोडिंग, ASCII या EBCDI, इसी ये मैं समझा रहा हूँ, इसी में आप वो समझेंगे जो बात हम कह रहे थे कि प्रेजेंटेशन लेयर जो डेटा है वो डेस्टिनेशन डिवाइस को उस फॉर्मेट में डिलीवर करती है जो फॉर्मेट डेस्टिनेशन डिवाइस समझता है, ठीक है। तो इसमें एनकोडिंग में ये जो दो चीजों में लिखे हैं, एक ASCII लिखा और दूसरा ABCDIC लिखा है। ये क्या है, हम जानते हैं कि हमारी जो मशीन है या कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो दो ही चीजें समझता है, ऑन या ऑफ, या 0 या 1 बाइनरी में, ठीक है। जैसे आप वर्ड पे जाके लिख रहे हैं टुडे इज वेडनेसडे, तो आप लिख रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, लेकिन जब आपके सिस्टम की हार्ड डिस्क पे जाके ये सेव होगा या ये मैसेज अगर नेटवर्क पे भेजा जाएगा तो ये 0 और 1 की फॉर्म में भेजा जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी लिख रहे हैं वो 0 और 1 में कन्वर्ट कैसे होगा, बात समझ पा रहे हैं। जैसे आपने A लिखा तो A को बाइनरी में क्या लिखा जाएगा,
10 की फॉर्म में ए को क्या लिखा जाएगा, या अगर आप बी लिख रहे हैं तो बी को 10 की फॉर्म में क्या लिखा जाएगा। ये बात तो समझ रहे हैं ना, क्या लिखा जाएगा वो मैं बता रहा हूं अभी, लेकिन ये बात समझ रहे हैं ना कि ए अगर लिख रहे हैं तो वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा, बी लिख रहे हैं तो बाइनरी, मतलब आपके कीबोर्ड पे आप जितने कैरेक्टर देख रहे हो, कीबोर्ड पे आप जो भी टाइप करोगे वो अल्टीमेटली बाइनरी में कन्वर्ट होना है। तो कन्वर्ट करने के लिए इसमें कन्वर्जन टेबल है, जो अस्काई है, अस्काई कोड्स में यही लिखा हुआ है कि अगर हमारी मशीन जो है वो अस्काई वाला कन्वर्जन टेबल यूज करती है, ठीक है, तो इस टेबल में जो इन्होंने लिखा है कि ए को इसमें कन्वर्ट करो, बी को इसमें कन्वर्ट करो, वो यूज होगा। कुछ मशीन दूसरा टेबल यूज करती हैं, दूसरा जो टेबल उसको हम कहते हैं ईबीसीडीआईसी। जैसे आप विंडोज बेस्ड मशीन अगर यूज कर रहे हैं तो विंडोज बेस्ड मशीन जो है ये अस्काई टेबल यूज करती हैं, ठीक है। और आईबीएम विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज एक्सपी, अस्काई अस्काई, हाँ। और अगर आप आईबीएम के कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, जैसे आईबीएम का मेन फ्रेम सर्वर होता है या मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ईबीसीडीआईसी यूज करते हैं, ठीक है। अब सपोज करो कि जैसे इसमें होगा नीचे एग्जांपल, ये विंडोज जो है वो अस्काई यूज करता है ना, और ईबीसीडीआईसी जो आईबीएम का मेन फ्रेम सर्वर ये यूज करता है। अब अस्काई में जैसे है कि ए जो है उसको डेसिमल में 65 लिखा जाता है, बी को 66 लिखा जाता है, सी को 67 लिखा जाता है, ऐसे, ठीक है। फिर इस 65 को बाइनरी में ये लिखा जाता है, ये 01000001, 66 को 01000010, डिफरेंट है, बात समझ पा रहे हैं ना। तो यहां पे आप बाइनरी ना भी समझो, अगर आप 65 66 यही समझ लो, तो सपोज करो कि अस्काई में ए जो है कैपिटल ए, इसको 65 कहते हैं, बी को 66 और सी को 67, लेकिन ईबीसीडीआईसी में उसका कोड कुछ और है, बात समझ पा रहे हैं। जैसे सपोज करो कि यहां पे क्या है, अस्काई में 65 का मतलब है ए, ठीक है, 66 का मतलब है बी और 67 का मतलब है सी। अब इसी में ईबीसीडीआईसी में सपोज यहां पे 65 का मतलब है सपोज 1, 66 का मतलब है 2 और 67 का मतलब है 3, क्योंकि वहां पे डिफरेंट कोड यूज हो रहा है। तो यहां से अगर हम किसी को अपनी मशीन से, मतलब अगर दो मशीनें हैं, यहाँ पे नीचे है ये, जैसे हमारी एक मशीन है विंडोज की और जिस मशीन से हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो आईबीएम का मेन फ्रेम सर्वर है, तो हमने यहाँ पे लिखा एबीसी कि हम ये भेजना चाहते हैं, तो हमारी मशीन अस्काई यूज कर रही है, ये इसको कन्वर्ट करेगी 65, 66, 67 में और भेज देगी इधर। अब जब ये यहां पहुंचेगा तो यहाँ की मशीन क्या करेगी, इसको वापस कन्वर्ट करेगी 65, 66, 67 को, तो उसके हिसाब से 65 का मतलब है 1, इसका मतलब है 2, इसका मतलब है 3, तो हमने भेजा इधर से एबीसी और उसने पढ़ा उसको क्या 1 2 3। वही बात जो हम कह रहे हैं कि मैं पंजाबी में लिख के भेजूं, आप कन्नड़ समझते हैं, है ना, तो मैं लिख कुछ रहा हूं, आप समझ कुछ और रहे, या समझ ही नहीं रहे उसको, या गलत समझ रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम है अब यहाँ पे ट्रांसलेशन का। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, प्रेजेंटेशन लेयर ये दोनों फॉर्मेट समझती है, अस्काई भी समझती है, ईबीसीडीआईसी भी समझती है। तो प्रेजेंटेशन लेयर का अब अपना फॉर्मेट है, जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं, अब प्रेजेंटेशन लेयर में हो सकता है कि प्रेजेंटेशन लेयर ए को यहाँ पे जो हमने लिखा है 40 कहती है, बी को 41 कहती है और सी को 42। अब ये प्रेजेंटेशन लेयर का अपना फॉर्मेट है, मतलब प्रेजेंटेशन लेयर किसी भी मशीन पे हो, चाहे वो विंडोज मशीन पे हो, चाहे प्रेजेंटेशन लेयर आपके आईबीएम के मेन फ्रेम सर्वर पे हो, किसी भी सर्वर पे हो, प्रेजेंटेशन लेयर का कोड यही रहेगा, राइट। तो प्रेजेंटेशन लेयर यहाँ पे क्या करती है, जब आप यहाँ पे एबीसी लिखते हैं, ठीक, तो ये इसको अपने कोड में कन्वर्ट कर लेती है, मतलब ए 65 में कन्वर्ट हुआ, बी 67 में, सी 67 में। अब इसको प्रेजेंटेशन लेयर ने अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया कि ये 40, 41 और 42 होगा, तो इसने जो भेजा वो ये भेजा 40 वाला, तो ये यहां पे क्या पहुंचा 40, 41 एंड 42। अब प्रेजेंटेशन लेयर को पता है कि 40 का मतलब ए होता है, इसका मतलब बी होता है और इसका मतलब सी होता है। अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर देखेगी कि जो डेस्टिनेशन डिवाइस है वो अस्काई नहीं समझता, वो ईबीसीडीआईसी समझता है, और प्रेजेंटेशन लेयर को पता है कि ईबीसीडीआईसी में जो ए है इसको किसी दूसरे नंबर से, सपोज ए को 91 से, बी को 92 से और सी को 93 से डिनोट करता है, तो वो 40 को इसमें कन्वर्ट कर देगी, 91 में, बी को 92 में और सी को 93 में।
बात समझ पा रहे हैं या नहीं? मतलब यहां से उसने पंजाबी उठाया सोर्स डिवाइस पे और उसको अपनी लैंग्वेज में, है ना, उसकी लैंग्वेज मान लीजिए कोई कॉमन लैंग्वेज है, इंग्लिश मान लेते हैं, पंजाबी उठाया उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया और उसने उधर भेजा। अब डेस्टिनेशन डिवाइस जो है वहां की प्रेजेंटेशन लेयर इंग्लिश समझती है, तो उसने पढ़ लिया मैसेज। अब उसने देखा कि भाई ये जिसको डिलीवर करना हो तो कन्नड़ समझता है, तो उसने इंग्लिश को कन्नड़ में कन्वर्ट करके डिलीवर कर दिया। तो प्रेजेंटेशन लेयर की अपनी एक लैंग्वेज है जिसको हम कहते हैं कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जो मशीन है वो विंडोज है कि आईबीएम है कि मैकिंटोश है कि लिनक्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोड उसका सेम रहेगा। तो जब हम कोड ट्रांसलेशन वाली बात कर रहे हैं या हम कहते हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर डेस्टिनेशन डिवाइस को डेटा उस फॉर्मेट में प्रेजेंट करती है जो डेस्टिनेशन डिवाइस समझता है, तो उसका मतलब ये है ना कि वो स्काई को ईबीसीडीआईसी में कन्वर्ट करती है। अब देखना चाहो स्काई और ईबीसीडीआईसी वाला टेबल तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो, दिखा रहा हूं मैं आपको। ये स्काई टेबल आप सर्च कर लो, ये कुछ इस तरीके का होता है। ये अब इसमें पॉइंटर आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अगर आप इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे इसी में देखो, ये कहाँ देखोगे, ये 48 दिख रहा है, 0 1 2 3 दिख रहा है, जी ये ग्रीन कलर में लिखे हैं 0 1 2 3 4। इसके इस तरफ ये कोड आ रहा है 48 49 50, तो 0 को 48 कहते हैं, 1 को 49। ऐसे इधर अल्फाबेट्स में देखोगे तो ये ऊपर आ रहा है ए, कैपिटल ए को 65, बी को 66, है ना। स्मॉल ए के लिए डिफरेंट है, उसके ठीक बगल में देखो स्मॉल ए दिख रहा है आखिर में 97 98 ऐसे। ये स्काई में चलता है, ये स्काई का ट्रांसलेशन टेबल है। जैसे स्काई है वैसे ही सेम आपका फिर ईबीसीडीआईसी है, उसमें कोड डिफरेंट है। ईबीसीडीआईसी टेबल थोड़ी छोटी है और इसमें अल्फाबेट्स में आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर देखो दिख रहा है ए, है ना, ए के लिए इधर देख रहे हो 41 42 43। राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड से जो सेकंड कॉलम है छोटा छोटा है थोड़ा, दिख रहा है? 41 42 43 हाँ, है ना, राइट हैंड साइड से दूसरा कॉलम। तो दोनों में अलग अलग वो है ना, कोड अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये आपकी प्रेजेंटेशन लेयर के फंक्शन हुए। नेक्स्ट फिर आपकी जो लेयर आती है ये आती है सेशन लेयर, लेयर नंबर 5। अब इसके अपने फंक्शंस हैं, इसके फंक्शंस क्या है? पहला फंक्शन responsible to establish, maintain and tear down end-to-end sessions between devices. Second, keep sessions data separate from other sessions. Third, can provide dialog control for simplex communication, half duplex communication and full duplex communication. तीन functions हैं इसके मेन। पहला जो फंक्शन है responsible to establish, maintain and tear down end-to-end sessions between devices. मतलब आपकी मशीन जब किसी से कनेक्ट होना चाहती है, जैसे आप गूगल के सर्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो गूगल के सर्वर के साथ आपका एक सेशन क्रिएट करना, सेशन क्रिएट हो रहा है ना, जब आप गूगल से कनेक्ट हो रहे हैं तो गूगल के सर्वर से आपका एक सेशन बन रहा है। मतलब देखिए क्या है, आपकी मशीन जो है इसमें, मेरी मशीन पे इंटरनेट अवेलेबल है, गूगल का जो सर्वर है वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, लेकिन जब तक मैं गूगल को ओपन नहीं करूंगा उसका वेब पेज, तब तक मैं गूगल से जुड़ थोड़ी रहा हूं। या जैसे मेरा ये फोन रखा हुआ है, मैं टेलीफोन नेटवर्क पे हूं, आपका फोन भी टेलीफोन नेटवर्क पे है, लेकिन जब तक मैं आपका नंबर डायल नहीं करूंगा, आपकी घंटी नहीं बजेगी और आप फोन उठाएंगे नहीं, तब तक हमारे और आपके बीच में एक सेशन थोड़ी बन रहा है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का। बात समझ रहे हैं? मतलब फिजिकली हम कनेक्टेड है, एक नेटवर्क पे है, लेकिन जब तक मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा हूं, है ना, या आपसे सेशन नहीं बना रहा हूं, तब तक हमारे बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज थोड़ी होगी। तो सेशन लेयर क्या करती है, आप जिससे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं उसके साथ आपका एक सेशन बनाती है। जैसे आप गूगल से कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो गूगल का सर्वर लगा हुआ है यूएसए में, आप यहां पे बैठे,
ठीक है, तो गूगल के साथ वो आपका एक सेशन क्रिएट करेगी। अब जब तक आप गूगल यूज कर रहे हैं तब तक इस सेशन को मेंटेन करेगी, और इस सेशन में कोई प्रॉब्लम आई तो सेशन को रीसेट करना है या जो भी करना है, ठीक है, इस सेशन को मैनेज या मेंटेन करने का काम भी इसी का है। और फाइनली जब आप गूगल क्लोज करेंगे तो इस सेशन को डिस्कनेक्ट या टीयर डाउन करने का काम जो है वो भी इसी का है, सेशन लेयर का। क्लियर है बात? अब इसमें जो सेशन हम कह रहे हैं उसके लिए हम एक टर्म यूज कर रहे हैं एंड टू एंड सेशन। एंड टू एंड सेशन का मतलब क्या हुआ? पॉइंट टू पॉइंट तो लास्ट से लास्ट तक। हाँ, मतलब जैसे यहां से हम अपनी मशीन से गूगल से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो हमारी जो ये मशीन है, हमारा जो सिस्टम है, गूगल से डायरेक्टली तो कनेक्टेड नहीं है। हमारे और गूगल के बीच में बहुत सारे डिवाइसेस लगे हुए। जैसे मेरी मशीन है, मेरी मशीन से फिर ये मेरा मॉडेम है, मेरे मॉडेम से आगे एयरटेल का राउटर है, फिर उसके आगे एयरटेल का दूसरा राउटर है, फिर एयरटेल के आगे AT&T या किसी दूसरे का राउटर है। मतलब मेरा डेटा यहां से गूगल तक अगर जाएगा तो बीच में स्विच भी है, राउटर भी है, बहुत सारे राउटर है, फिर उधर स्विच है, फिर जाके गूगल आएगा। तो जो सेशन बनाने की बात कर रहे हैं वो इंटरमीडिएट डिवाइसेस से सेशन बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। एंड टू एंड, एंड टू एंड मतलब हमारे और गूगल के बीच का सेशन बनेगा, बीच के किसी डिवाइस से सेशन नहीं क्रिएट कर रही है सेशन लेयर। एंड टू एंड कि जिन दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा उनके बीच का सेशन है, बीच के इंटरमीडिएट डिवाइसेस से सेशन बनाने का काम नहीं है इसका, ठीक है। एंड टू एंड का मतलब ये है इसमें। तो सेशन लेयर जो है ये सेशन क्रिएट करती है, जब तक सेशन चल रहा है तब तक उसको मैनेज करती है, और जब सेशन क्लोज हो रहा है तो उसको टीयर डाउन या डिस्कनेक्ट करने का काम करती है। सेकेंड फंक्शन कीप्स ए सेशंस डेटा सेपरेट फ्रॉम अदर सेशंस। ये अगेन आपको मैंने कल बताया था कि आप अपनी मशीन पे एक नहीं कई सारे सेशंस बना सकते हैं। आपने ब्राउजर पे गूगल खोला, गूगल के साथ एक सेशन बन गया, फेसबुक खोला, फेसबुक के साथ एक सेशन बन गया, है ना। क्लियर है? देन ऐसे ही याहू खोला, याहू के साथ एक सेशन बन गया। मल्टीपल सेशंस है। अब मल्टीपल सेशंस में क्या है कि वो सारे सेशन एक ही विंडो में तो चल नहीं रहे। जैसे ब्राउजर है तो आपने 3 विंडो या 3 टैब खोल रखी है, एक टैब में गूगल खुला है, दूसरे में याहू, तीसरे में फेसबुक, ठीक है। अब गूगल का सर्वर भी आपको डेटा भेज रहा है ना। जैसे आप कुछ सर्च करें गूगल में लखनऊ, तो आपकी रिक्वेस्ट की लखनऊ सर्च करना है, गूगल के सर्वर को मिली। अब उसका जो सर्च रिजल्ट है वो गूगल उधर से भेजेगा। ऐसे ही आपने याहू पे सपोज स्पोर्ट्स वाले पेज पे क्लिक किया, तो स्पोर्ट्स वाले पेज का जो डेटा है वो याहू का सर्वर आपको भेजेगा। फेसबुक में आप किसी की प्रोफाइल पे क्लिक करें तो उसकी प्रोफाइल का जो डेटा वो फेसबुक का सर्वर आपको भेजेगा। तो डेटा याहू से भी आ रहा है, गूगल से भी आ रहा है, फेसबुक से भी आ रहा है। तो कौन सा डेटा किस टैब पे डिलीवर करना है, कि भाई गूगल से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो उस टैब पे डिलीवर करो जहां गूगल वाला पेज खुला है। याहू के सर्वर से जो डेटा आ रहा है वो याहू वाली टैब पे डिलीवर करो, फेसबुक वाला डेटा फेसबुक वाली टैब पे डिलीवर करो। बस समझ रहे हैं? ये जानने का, पहचानने का काम कि 3 अलग अलग सेशंस हैं, तीनों के डेटा को एक दूसरे से अलग रखना है। याहू का डेटा याहू वाले सेशन पे डिलीवर करना है ना, गूगल का डेटा गूगल वाले सेशन पे डिलीवर करना है। ये काम सेशन लेयर का, कि अलग अलग सेशंस के डेटा को एक दूसरे से अलग रखना और उसको करेक्ट जगह डिलीवर करना, ठीक। फाइनली थर्ड फंक्शन इसका जो है, कैन प्रोवाइड डायलॉग कंट्रोल फॉर सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स एंड फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। अब नेटवर्क कम्युनिकेशन जो है वो अगेन मतलब उसमें अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशंस हैं। अभी जो हमने पहले बात किया था कि अलग अलग तरह की सर्विसेज हो सकती है नेटवर्क कम्युनिकेशन में, है ना, कि आप वेबसाइट देखना चाह रहे हैं, कि चैट करना चाह रहे हैं, कि फाइल ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं। अब इसमें दूसरा जो टाइप है कम्युनिकेशन का, उसमें डायरेक्शन की बात है कि कम्युनिकेशन किस डायरेक्शन में हो सकता है। तो इसमें जो पहला है आपका सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, नीचे है इसमें। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है वन वे कम्युनिकेशन, इन वन डायरेक्शन ओनली। जैसे 2 लोग हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन होना है। जैसे अगर हम अपने और आपके बीच की बात करें, हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन है, तो ये कैसा कम्युनिकेशन है? 2 वे। मैं बोलूंगा आप सुन सकते हैं, आप बोलेंगे मैं सुन सकता हूं, तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ डेटा भेज भी सकते हैं और दोनों एक दूसरे का डेटा रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये कैसा कम्युनिकेशन हुआ? 2 वे कम्युनिकेशन। लेकिन 2 वे कम्युनिकेशन ये साइमल्टेनियस नहीं हो सकता, मतलब टेक्निकली हो सकता है, लेकिन हमारा जो सेट ऑफ रूल्स है कम्युनिकेशन के लिए उसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। साइमल्टेनियस का मतलब हम दोनों एक टाइम पे बोल नहीं सकते, या दोनों हम सेम टाइम पे सुन नहीं सकते। बोलने को बोल सकते हैं, आप बोलो मैं भी बोलता हूँ, जैसे झगड़ा जब होता है तो सब साथ में ही बोलते हैं, तो बोलते ही और सुनता तो कोई नहीं है।
है ना। तो उसमें ये कि किस तरीके का कम्युनिकेशन है। सिंप्लेक्स का मतलब है वन डायरेक्शनल। वन डायरेक्शनल का मतलब एक आदमी बस बोलेगा और दूसरा सिर्फ सुनेगा। जो सुन रहा है वो बोल नहीं सकता है, और जो बोल रहा है वो सुन नहीं सकता है। बात समझ रहे हैं? जैसे इसका एग्जाम्पल कई सारे हैं। जैसे इसका एक जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो आपका रेडियो ट्रांसमिशन या टीवी ट्रांसमिशन है। टीवी ट्रांसमिशन में क्या है, सैटेलाइट जो है वो सिग्नल भेज रही है जो आपका टीवी रिसीव कर रहा है, लेकिन आपका टीवी सैटेलाइट की तरफ थोड़ी सिग्नल भेजता है, कोई भेजता है? या आप अपने मोबाइल पे या से किसी उसमें रेडियो तो अब गायब भी हो गए हैं, रेडियो पे कोई एफएम चैनल सुन रहे हैं आप, तो जो एफएम चैनल है वो ट्रांसमिट कर रहा है, भेज रहा है डेटा, और उसको अपने मोबाइल पे आप रिसीव कर रहे हो, लेकिन आप एफएम चैनल की तरफ कोई डेटा भेज थोड़ी रहे हो। बात समझ पा रहे हैं ना? समझ में आ रहा है? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन, जहां पे एक जो है वो हमेशा डेटा भेजता है, दूसरा हमेशा सिर्फ रिसीव करता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन है। दूसरा जो होता है वो होता है हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स जो ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन वन डायरेक्शन एट ए टाइम। मतलब जो दो लोग आपस में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं वो दोनों बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन सेम टाइम पे नहीं। राइट? अब इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल आपका वॉकी टॉकी होता है। जैसे पुलिस वाले जो वॉकी टॉकी लेके घूमते हैं, उसमें क्या होता है, जब वो बोल रहे होते हैं तो दूसरा सुन रहा होता है, जब अपनी बात खत्म कर लेते तो कहते हैं ओवर, फिर वो बोलता है तो हम सुनते हैं। दोनों साथ साथ नहीं बोल सकते। जो आप टेलीफोन पे कर लेते हैं वो वॉकी टॉकी पे नहीं होता। वॉकी टॉकी जो है टू वे है, लेकिन वन डायरेक्शन एट ए टाइम। बात समझ पा रहे हैं? ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पे एक ही फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है जिस पे डेटा जा रहा है ना। एक फ्रीक्वेंसी पे अगर दोनों लोग डेटा भेजेंगे तो डेटा कोलाइड हो जाएगा, मतलब वहां पे नॉइज सुनाई देगी, आवाज सुनाई नहीं देगी आपको। ठीक है, इसलिए ओवर चलता है वहां पे, है ना। चार्ली चार्ली डेल्टा डेल्टा, है ना। तो वॉकी टॉकी वाला जो कम्युनिकेशन है वो हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स का मतलब है दोनों एक दूसरे को डेटा भेज सकते हैं, लेकिन सेम टाइम पे नहीं। मतलब जब एक डेटा भेज रहा है तो दूसरा उसको रिसीव कर रहा है, जब दूसरा भेज रहा है तो पहला रिसीव कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों सेम टाइम पे एक दूसरे को डेटा भेजें और साथ साथ रिसीव भी करते रहे, है ना। हाफ डुप्लेक्स में नहीं होता, ये फुल डुप्लेक्स में होता है। फुल डुप्लेक्स जो है ये टू वे है और सेम टाइम पे। इसमें दोनों डिवाइस एक दूसरे को सेम टाइम पे डेटा भेज भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। अब आपका जो मोबाइल कम्युनिकेशन है सेल फोन या मोबाइल फोन पे, दिस इज टू वे या दिस इज फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। टेक्निकली टेक्निकली टू वे। टेक्निकली टू वे का मतलब अगर आप किसी को मोबाइल से फोन करें, ठीक है, तो आप दोनों साथ साथ बोल सकते हैं ना, दोनों की आवाज एक दूसरे की तरफ जाएगी जाएगी क्योंकि इसमें आप जो बोल रहे हैं और जो सुन रहे हैं वो दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है। मतलब आपका फोन जिस टावर से कनेक्टेड है वहां पे आप जो बोल रहे हैं वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पे जा रहा है, और उधर से जो आवाज आ रही है वो आपको फोन की तरफ दूसरी फ्रीक्वेंसी पे भेजी जा रही है, अलग अलग। हालांकि हम इस तरीके से बात करते नहीं कि दोनों सेम टाइम पे बोले, नहीं। कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, हम्म। 4-5 लोग एक साथ बात करते हैं, लेकिन वहां पे भी एक टाइम पे एक ही बोलता है ना। कभी-कभी होता है मतलब हमारी जो बात करने का वो है, कम्युनिकेशन का रूल है, उसमें यही है कि एक टाइम पे एक बोलेगा। लेकिन हम उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं कि फोन पे अगर दो लोग सेम टाइम पे बोलेंगे तो दोनों की आवाज एक दूसरे को सुनाई देगी। तो दोनों डेटा रिसीव भी कर रहे हैं, दोनों डेटा भेज भी रहे हैं सेम टाइम पे, है ना। तो दिस इज फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। अब इसमें सेशन लेयर का क्या हुआ है? सेशन लेयर का इसमें यह है कि जो दो नेटवर्क डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, वो चाहे सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन करें, मतलब वन वे वाला, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन करें या फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन करें, सेशन लेयर ये तीनों तरह के डायलॉग सपोर्ट करती है। सिंप्लेक्स भी, हाफ डुप्लेक्स भी और फुल डुप्लेक्स भी, तीनों तरह के डायलॉग सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये आपके सेशन लेयर के फंक्शंस हैं। नेक्स्ट फिर आपकी आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये इंपॉर्टेंट लेयर है बहुत, और आपने ये तीन लेयर्स तो एक दिन में पढ़ ली फटाफट। ट्रांसपोर्ट लेयर में टाइम लगेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शंस बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझने आपको कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, राइट। तो इसको मैं बस ये मोटे मोटे जो 5 पॉइंट है ये अभी बता दे रहा हूं, फिर इसमें ईच इंडिविजुअल पॉइंट जो है इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको लिखना भी होगा अभी। ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन क्या है? बोले डेटा देखो कैसे चल रहा है। यूजर था, उसने ब्राउजर ओपन किया, ब्राउजर पे उसने लिखा google.com,
ये डेटा गया एप्लीकेशन लेयर को, एप्लीकेशन लेयर ने अपना जो काम करना था किया कि google.com का सर्वर अवेलेबल है कि नहीं, आपकी मशीन पे सफिशिएंट रिसोर्सेज है कि नहीं, इस तरह की चीजें वो डेटा उसने प्रेजेंटेशन लेयर को दे दिया। अब प्रेजेंटेशन लेयर ने जो डेटा है उसको अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, नीचे दे दिया सेशन लेयर को। अब सेशन लेयर को सेशन बनाना है गूगल के साथ। अब सेशन लेयर एक्चुअली थोड़े बॉस की तरह काम करती है, मतलब खुद काम नहीं करती है, वो अपना काम ट्रांसपोर्ट लेयर से कराती है। तो सेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को इंस्ट्रक्शन दे देती है कि चलो अब तुम गूगल के साथ एक सेशन बनाओ, बस है। तो कम्युनिकेशन ऐसे ही चल रहा है ऊपर से नीचे की तरह। अब ट्रांसपोर्ट लेयर उस पर अपना काम करेगी। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, पहला फंक्शन इसमें है ट्रांसपोर्ट लेयर डिवाइड्स डेटा इनटू सेगमेंट्स एट सोर्स एंड रीअसेंबल सेगमेंट्स इनटू डेटा एट डेस्टिनेशन। ठीक है, मतलब इसमें जो इनको अगेन हमें पढ़ना तो डिटेल में, अभी मैं ऐसे आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है, देखो कि जो हम डेटा भेजना चाह रहे हैं, डेटा का साइज वेरिएबल हो सकता है। जो डेटा हम भेज रहे हैं हो सकता है कि वो कुछ बाइट्स का हो, जो भेज रहे हैं कुछ केबी का हो, कुछ एमबी का हो, कुछ जीबी का भी हो सकता है। मतलब सपोज अगर हम एक फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं तो फाइल 5 केबी की भी हो सकती है, 5 एमबी की भी हो सकती है, 500 एमबी की भी हो सकती है और 5 जीबी की भी हो सकती है, राइट। तो हम जैसे कहते हैं ना कि जब हम डेटा भेजेंगे तो डेटा पे सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस लगेगा और भेज दिया जाएगा, राइट। लेकिन इसमें क्या है कि जो डेटा हम भेज रहे हैं उसका भी साइज फिक्स्ड होता है कि एक बार में कितना डेटा भेजा जा सकता है। जैसे मैंने आपको पोस्ट ऑफिस वाला एग्जांपल दिया था, अगर अब चिट्ठी वाली बात करें, है ना, कि भाई अगर आपने एक 4 पन्ने की चिट्ठी लिखी तो चलो वो एक एनवेलप में आ जाएगी। अब अगर आप 40 पन्ने की चिट्ठी लिखो, 400 पन्ने की लिखो, है ना, या 4 किताबें लिख दो या 40 किताबें लिख दो, तो वो तो एक एनवेलप में नहीं आएगी। बात समझ रहे हो ना। तो अगर आपको डेटा भेजना, अगेन अब उसमें भी डिफरेंट वो है कि बड़ा साइज है तो उसको उस तरीके से भेजेंगे, हम उस पर नहीं जा रहे। यहां पे क्या, यहाँ पे साइज फिक्स्ड है कि अगर आपको डेटा भेजना है तो आप एक बार में मैक्सिमम इतना डेटा भेज सकते हैं, और अगर उससे ज्यादा डेटा है तो फिर इस डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के भेजिए। जैसे पोस्ट ऑफिस में सपोज उन्होंने कहा कि भाई आप एक बार में जो वो भेज रहे हैं चिट्ठी या जो भी वो भेज रहे हैं मटेरियल, उसका साइज जो सपोज 100 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसका वेट जो है 100 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 100 ग्राम के अंदर ही है, मतलब चाहे वो 5 ग्राम हो चाहे 50 ग्राम हो, तो आपने डाल के भेज दिया एक लिफाफे में। अगर वो 100 ग्राम से ज्यादा है, 500 ग्राम का, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 100 ग्राम में डिवाइड करके 5 लिफाफे बनाने पड़ेंगे, और 5 लिफाफे बनेंगे तो पांचों पे सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस लगेगा। तो वैसे यहाँ पे अगर लिमिट है सपोज कि हम एक बार में 1 केबी डेटा भेज सकते हैं, 1 केबी, तो अगर 1 केबी से कम डेटा है तो एक सिंगल वो बनेगा सेगमेंट। मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो इन्फॉर्मेशन उसको सेगमेंट कहते हैं, है ना। तो जो सेगमेंट बनेगा वो 1 केबी से छोटा है तो उस पर सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर लगा के भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा है, जैसे 5 केबी का डेटा है, तो वो नहीं जाएगा कि 5 केबी के डेटा के आगे सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस लगा के भेज दो, उसको तोड़ना पड़ेगा। तो उसको तोड़ के 5 टुकड़े बनाए जाएंगे 1-1 केबी के, और उन पांचों के आगे सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर लगाए जाएंगे और फिर भेजा जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो इधर सोर्स डिवाइस पे क्या होगा, उसको सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, टुकड़े बना रहे हैं। डेस्टिनेशन डिवाइस उन टुकड़ों को जोड़ के वापस अपना डेटा क्रिएट कर लेगा, रीअसेंबलिंग हो जाएगी वहां पे। बात समझ में आई है, राइट। मतलब प्री डिफाइंड साइजेस होते हैं। जैसे आप मार्केट में जाए, मार्केट में आप कहें कि भाई मुझे पेप्सी पीनी है, उन्होंने कहा कितनी पेप्सी चाहिए आपको, है ना, आपने कहा कि मुझे पेप्सी 10 लीटर चाहिए, तो 10 लीटर में क्या करेगा, 1-1 लीटर की 10 बोतलें दे देगा, 2-2 लीटर की 5, तो 10 लीटर की बोतल कहां से लाएगा आपके लिए। तो प्री डिफाइंड साइज है कि इसी पैकेजिंग में अवेलेबल है वो, है ना। तो वैसे नेटवर्क कम्युनिकेशन में भी ऐसा नहीं है कि आप एक बार में किसी भी साइज का डेटा भेज दीजिए, प्री डिफाइंड साइज है, और लगभग 1 केबी के आसपास का ही होता है वो, 1 केबी ही होता है मिनिमम जो मैक्सिमम साइज है, ठीक है। सेकंड फिर इसमें है कि कैन प्रोवाइड रिलायबल एंड अनरिलायबल डिलीवरी ऑफ डेटा। वीएनसी दोबारा कर लीजिएगा, नहीं क्या माउस नहीं चल रहा। सेकंड इसमें फिर आपका जो है रिलायबल एंड अनरिलायबल डिलीवरी ऑफ डेटा। इसमें यह है कि ट्रांसपोर्ट लेयर आपको 2 तरह की सर्विसेज देती है। वीएनसी ट्रांसपोर्ट लेयर आपको 2 तरह की सर्विस देती है कि भाई आप मेरे थ्रू डेटा भिजवाना चाह रहे हो, ट्रांसपोर्ट लेयर को क्या हुआ, ऊपर वाली लेयर से डेटा मिला, तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो कह रही है मेरे पास भाई 2 तरह की सर्विसेज हैं, मैं डेटा को रिलायबली भी भेज सकती हूँ,
मैं डेटा को अनरिलायबली भी भेज सकती हूँ। आप कैसे भिजवाना चाह रहे हो, फर्क क्या है रिलायबल और अनरिलायबल में, ये डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे। जो मेजर वो है वो ये कि जब डेटा रिलायबल तरीके से भेजा जाता है तो उसमें जब डेटा डिलीवर होता है डेस्टिनेशन को तो उसका एक्नॉलेजमेंट आता है, मतलब हमें पता चलता है कि हमने जो डेटा भेजा था वो डेस्टिनेशन को मिल गया। और अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो हमें पता चलता है कि नहीं मिला, तो उस केस में हम क्या करते हैं, रीट्रांसमिट करते हैं, दोबारा भेज देते हैं। जैसे आप किसी को मैसेज भेजिए और डिलीवरी रिपोर्ट्स ऑन कर लीजिए, तो जब मैसेज डिलीवर होता है तो डिलीवरी रिपोर्ट मिल जाती है, वो डिलीवर हुआ है। अब किसी को आप अर्जेंट भेज रहे हैं, आपने मैसेज भेजा, डिलीवरी रिपोर्ट नहीं आई, तो क्या करेंगे, दोबारा भेजेंगे। तो दिस इज रिलायबल डिलीवरी ऑफ डेटा, है ना, एक मेथड ये है। दूसरा जो अनरिलायबल वाला मेथड है उसमें एक्नॉलेजमेंट यूज नहीं होते, उसमें डेटा भेज देते हैं और भूल जाते हैं, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, उसमें रिट्रांसमिशन ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं करते। ठीक है, तो इस वजह से ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल्स यूज होता है। तो एप्लीकेशन के बाद अब सीधा ट्रांसपोर्ट है। मैंने आपको टीसीपी आईपी मॉडल में दिखाया कि वहां पे ऊपर की तीन जो लेयर्स उनको मिला के एक सिंगल लेयर है एप्लीकेशन लेयर, और उसके बाद सीधे ट्रांसपोर्ट आ जाती है। तो एप्लीकेशन लेयर पे क्या है, अलग अलग तरह की सर्विसेज है। जैसे वेबसाइट देखनी है तो एचटीटीपी, फाइल ट्रांसफर करनी है तो एफटीपी, मेल चेक करनी है तो पॉप3, एसएमटीपी, आईमैप, है ना, रिमोट लॉगिन करना है तो एसएच, इस तरह के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो अलग अलग तरह की सर्विसेज देते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो ही प्रोटोकॉल है, एक टीसीपी और एक यूडीपी। टीसीपी जो है वो यूज होता है अगर डेटा रिलायबल तरीके से भेजना हो, और अनरिलायबल तरीके से भेजना हो तो यूडीपी यूज होता है। समझ में आ गया रिलायबल अनरिलायबल क्या है, डिटेल देखेंगे अभी आगे, लेकिन मोटा मोटा ही है कि एक में एक्नॉलेजमेंट्स यूज होते हैं और रिट्रांसमिशन होता है, दूसरे में ना एक्नॉलेजमेंट्स यूज होते हैं ना रिट्रांसमिशन होता है। तीसरा फिर इसमें प्रोवाइड्स एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन में क्या है, एरर दो तरीके का हो सकता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जब डेटा भेज रही है तो डेटा ये हो सकता है कि जो हमने भेजा वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा ही नहीं, मतलब बीच रास्ते में ही कहीं पे नेटवर्क केबल की कनेक्टिविटी या लिंक क्वालिटी की वजह से वो डेटा बीच में ही कहीं पे खराब हो गया, डेस्टिनेशन तक पहुंचा ही नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लॉस्ट सेगमेंट, कि एक सेगमेंट हमने भेजा था लेकिन वो डिलीवर नहीं हुआ। दूसरा इसमें एरर हो सकता है कि हमने जो डेटा भेजा वो मिला तो सही उसको, लेकिन करप्ट फॉर्मेट में मिला, मतलब हमने जैसा भेजा था वैसा नहीं पहुंचा, रास्ते में उसका फॉर्मेट बदल गया, डेटा बदल गया, करप्ट हो गया डेटा। तो दो तरह के एरर हुए, राइट। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ही डिटेक्ट कर सकती है। कैसे डिटेक्ट करेगी, लॉस्ट सेगमेंट उसको पता चल जाता है, क्योंकि जो हम भेजते हैं, अगेन ये आपको उसमें मिलेगा रिलायबल डिलीवरी में, कि जो भेज है ना उसका एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, अगर एक्नॉलेजमेंट आ गया मतलब उसको मिल गया है, अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो हम समझ जाएंगे भाई डेटा नहीं मिला, तो लॉस्ट सेगमेंट पता चल जाता है। ठीक है, और ये जो है आपका दूसरा वाला एरर, करप्ट सेगमेंट वाला, उसके लिए चेकसम यूज होते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा आगे। अब इन दोनों का करेक्शन क्या है, करेक्शन है रिट्रांसमिशन, कि अगर उसको नहीं मिला या मिला लेकिन करप्ट मिला तो डेटा हम रिट्रांसमिट कर देंगे, दोबारा भेज देंगे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही होता है। ठीक है, तीसरा इसमें प्रोवाइड्स, चौथा जो है प्रोवाइड्स फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का मतलब है कि दोनों डिवाइसेस के बीच में जो डेटा फ्लो हो रहा है उसके रेट को कंट्रोल करना है, कि डेटा किस रेट से फ्लो हो। रेट क्यों कंट्रोल करेंगे, रेट कंट्रोल में इसलिए करेंगे कि जिन दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, ये जरूरी नहीं कि उनकी स्पीड सेम हो, नेटवर्क कम्युनिकेशन की अलग अलग हो सकती है। जैसे हमारी मशीन जो डेटा भेज रही है, रिसीव कर रही है, तो सपोज करें कि हमारे पास जो इंटरनेट कनेक्शन है वो 2 Mbps का है, और जिस सर्वर को हम एक्सेस कर रहे हैं उसके पास 20 Mbps का कनेक्शन है। तो अगर वो हमें उधर से 20 MB पर सेकंड की स्पीड से डेटा भेजेगा तो हम उसको हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो 2 MB पर सेकंड रिसीव कर सकते हैं, तो बाकी 18 MB क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, है ना। तो फ्लो कंट्रोल से हम इसमें क्या करते हैं, रेट कंट्रोल करते हैं, मतलब जो दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन करते हैं वो पहले एक दूसरे से अपना रेट शेयर कर लेते हैं। ये बता देगा कि मेरी स्पीड 2 Mbps है, वो बता देगा मेरी 20 है, तो जो 20 वाला है वो देख लेगा भाई इसकी 2 है, तो वो 2 की स्पीड से ही डेटा भेजेगा इसको। समझ में आ रही है, दिस इज फ्लो कंट्रोल। तो ये भी आपको इसमें मिलता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ये फीचर भी है। देन प्रोवाइड्स कनेक्शन मल्टीप्लेक्सिंग। कनेक्शन मल्टीप्लेक्सिंग वही है जो मल्टीपल सेशंस की बात कर रहे थे, कि आप एक ही मशीन पे सेम टाइम पे याहू, गूगल, फेसबुक सब जो यूज कर रहे हैं, है ना, जो हमने कहा कि सेशन लेयर ही पहचानती है कि मल्टीपल सेशंस बने हैं और एक सेशन के डेटा को दूसरे सेशन के डेटा से अलग रखना है,
तो वो कनेक्शन मल्टीप्लेक्सिंग से होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, इसके लिए पोर्ट नंबर यूज होता है। अलग अलग कनेक्शंस को अलग अलग पोर्ट नंबर दे दिए जाते हैं। मतलब याहू वाला जो कनेक्शन बना उसका अलग पोर्ट नंबर, फेसबुक वाले का अलग पोर्ट नंबर, गूगल वाले का अलग पोर्ट नंबर, तो ये फीचर भी ट्रांसपोर्ट लेयर देती है। अब ये सब हमें डिटेल में वन बाय वन देखना है, कल करेंगे इसको हम लोग आगे।